सब कुछ एक एक करके बिगड़ने लगा था, जैसे हर चीज गलत दिशा में जा रही हो। यह सब तब शुरू हुआ जब मैंने अमीर लोगों के एरिया में एक अजीब सी अफवाह सुनी थी। वैसे मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। जब यह सब हुआ तब मैं अपनी एक डिलीवरी के बिल्कुल बीच में था। गलती से मेरे कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ी जो पूरी इंसानियत के बचने के बारे में थीं। इस डिलीवरी को एक अर्जेंट ऑन ऑर्डर की तरह मार्क किया गया था। मेरे ट्रक में सोलर पैनल्स, ग्लास प्रूफ दरवाजे और मजबूत शीशे लदे हुए थे, पर सिर्फ वही नहीं था। वहां कुछ और भी अजीब चीजें थीं जो मुझे खतरे का इशारा दे रही थीं। सबसे बड़ा रेड फ्लैग वह इंडस्ट्रियल ग्रेड का सीवेज प्यूरिफिकेशन पंप था। क्लाइंट का मेंशन पहाड़ी के एक बहुत ही खास और प्राइवेट कोने में बना हुआ था। वहां से नदी दिखती थी और उनका पानी सीधा जमीन के अंदर से आता था। एकदम ताजा स्प्रिंग वाटर उस विला के प्राइवेट सिस्टम में सीधा सप्लाई होता था। उनके पास पहले से ही एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड फिल्ट्रेशन सेटअप लगा हुआ था। वहां का पानी इतना प्योर था जितना हो सकता है, और उनके पुराने पंप्स भी टॉप क्वालिटी के थे। इसका मतलब मेरे ट्रक में रखे वह नए पंप्स बिल्कुल फालतू थे। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे आगे ट्रक्स की एक लंबी लाइन लगी थी। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वहां जितना ज्यादा माल उतर रहा था वह बिल्कुल पागलपन था। उन ट्रक्स में हर तरह का अजीबोगरीब सामान लदा हुआ था। रोज की जरूरत की चीजें, खाने के बड़े बॉक्सेस और यहाँ तक कि नया फर्नीचर भी था। मैं अपने कैब से नीचे उतरा, पीछे वाले ड्राइवर को एक सिगरेट दी और बातें करने लगा। मैंने कहा कि अमीर होना भी क्या चीज है, इतने सामान से तो वह विला में ही दुकान खोल लेंगे। उसकी बात पर मैं हंस तो दिया, पर तभी मुझे अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। मुझे लगा कि कुछ तो है जो सही नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, मुझे अचानक रेस्ट रूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैंने सामान उतारने की प्रोग्रेस देखी और दूसरे ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मैं 1 मिनट में बाथरूम से आता हूँ, तब तक तुम जरा ध्यान रखना। उस रिच डिस्ट्रिक्ट में हर तरह की लग्जरी थी, पर वह बाहर वालों के लिए नहीं बनी थी। थोड़ी देर भटकने के बाद आखिरकार मुझे कोने में एक पब्लिक रेस्ट रूम मिल ही गया। काम होने के बाद मैंने रियलाइज किया कि वापस जाने के लिए मुझे काफी लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। फिर मैं चलने लगा। तभी मेरी नजर पीछे के गार्डन में खड़े 2 आदमियों पर पड़ी। उनमें से एक उस मेंशन का मालिक था और वह किसी से बहस कर रहा था। वह दोनों बड़े ही सीरियस चेहरे के साथ उन ट्रक्स की तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी सांस रोकी और चुपके से एक कोने में छुप गया ताकि उनकी बातें सुन सकूं। मुझे जानना था कि आखिर ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात हो रही है। मालिक ने पूछा कि उन्हें एंटीडोट बनाने में और कितना वक्त लगने वाला है। दूसरे आदमी ने बताया कि कम से कम अभी आधा महीना और लगेगा। उसने आगे कहा कि जब उन्हें एक सिक्योर बेस मिल चुका है तो फिर वह मना क्यों कर रहे हैं। उसने सवाल किया कि वह अपने घर को एक किले या फोर्ट्रेस में क्यों बदल रहे हैं। उसने कहा कि वह बस अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तब मालिक ने कहा कि उस बेस की एक टिकट की कीमत 10 मिलियन पेसोस है, जो बहुत ज्यादा है। उसने आगे बताया कि वहां के हालात और भी बुरे हो सकते हैं। उसके मुताबिक अपने घर में रहने से ज्यादा सुकून और कहीं नहीं था। उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि ज़ॉम्बीज चाहे कितने भी ताकतवर हों, वह उसकी दीवारें नहीं तोड़ पाएंगे। उसका मानना था कि वह बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं तोड़ सकते। ज़ॉम्बीज, क्या मैंने वाकई वही सुना जो मुझे लगा? यह सुनते ही मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई और मैं वहीं जम गया। अगर मैंने यह बातें कहीं और सुनी होती तो शायद मैं हंसकर टाल देता, मैं इसे बकवास समझकर भुला देता। लेकिन बात कुछ और थी। मैं शहर के सबसे अमीर इलाके में खड़ा एलीट लोगों की बातें सुन रहा था। यह बिल्कुल अंदर की खबर थी जो सिर्फ बड़े लोगों को पता होती है। चाहे यह सुनने में कितना भी अजीब लगे, मुझे इसे सीरियसली लेना ही था। मुझे इस पर यकीन करना ही था, इसलिए मैं तुरंत अपने ट्रक की तरफ भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मेरे ट्रक का सामान उतारा जा रहा था। वहां की टीम अपना काम खत्म कर रही थी। वही ड्राइवर जिसने मेरे साथ सिगरेट पी थी, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा कि जब मैं नहीं था तो उसने ट्रक मूव करने में मदद कर दी थी। मैंने बस सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में वही पुरानी बातें चल रही थीं। मैं अपने कैब में चढ़ने ही वाला था कि तभी मैं रुका और आसपास देखा। मैं उसकी तरफ मुड़ा और उसे एक मशवरा दिया। मैंने कहा कि आज जब उसे पैसे मिले तो वह सप्लाईज, खाना और पानी जमा कर ले और घर में ही रहे, बिना खुद को किसी मुसीबत में डाले। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता था। सामान उतारने का काम खत्म हुआ और मेरे फोन पर तुरंत पेमेंट आ गई। मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत उस रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल गया। फिर मैंने अपनी पूरी सेविंग्स और बैंक से मिलने वाले मैक्सिमम क्रेडिट का हिसाब लगाया। वह कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं थी, पर कम भी नहीं थी। पूरे 200,000 पेसोस थे। मैंने उन 200,000 पेसोस के बारे में सोचते हुए अपना सर खुजलाया, क्योंकि ये पैसे तो उस सामान के लिए भी काफी नहीं थे जो मैंने अभी डिलीवर किया था। तभी अचानक मेरे दिमाग में आया कि सप्लायर को तो पता ही नहीं था कि असलियत में क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान बनने लगा जो कभी फेल नहीं हो सकता था। मैंने सप्लायर को कॉल किया और उसे बताया कि पास में ही एक और घर है
मैंने उससे कहा कि मुझे वैसा ही एक और ऑन ऑर्डर चाहिए और वह भी बहुत अर्जेंटली। मैंने कहा कि मैं खुद आकर सामान उठा लूंगा और इसे पुराने क्लाइंट के खाते में डाल देने को कहा। सप्लायर बिना कोई सवाल पूछे तुरंत मान गया। उसने मुझसे कहा कि मैं सीधा वेयर हाउस आ जाऊं ताकि सामान कलेक्ट कर सकूं। वहां वाटर पंप्स, सोलर पैनल्स और बाकी सारा जरूरी सामान तैयार था। यह चीजें ना सिर्फ महंगी थीं, बल्कि आजकल मिलना भी बहुत मुश्किल था। मेरे पास कैश कम था, इसलिए मुझे इस चक्कर का पूरा फायदा उठाना था। मुझे अपने पास बचा एक एक पैसा सिर्फ सबसे जरूरी चीजों पर खर्च करना था। जब महंगी चीजों का इंतजाम हो गया तो फिर बारी थी सर्वाइवल के सामान की। इसके बाद मैं सीधा एक बहुत बड़े होलसेल सुपरमार्केट की तरफ निकल गया। वह ऐसी जगह थी जो खास बल्क में सामान खरीदने वालों के लिए बनी थी। वहां प्रोडक्ट्स और खाने पीने का सामान बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिलता था। बल्क में खरीदने का मतलब था अच्छा डिस्काउंट, और मुझे वही तो चाहिए था। सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं वहां ट्रक ले जा सकता था बिना किसी की नजर में आए। मैंने शिफ्ट मैनेजर को ढूंढा और उसे अपनी लिस्ट थमा दी, जिसकी शुरुआत बेसिक चीजों से हुई। मैंने पेपर टॉवेल्स, नैपकिन्स और हाइजीन प्रोडक्ट्स के 30 थर्स बॉक्सेस ऑन ऑर्डर कर दिए। इसके साथ ही वाटर जुग्स, पोर्टेबल बैटरियां और बाकी जरूरी सामान भी लिस्ट में था। मैंने रबिंग अल्कोहल, डिसइंफेक्टेंट्स और रोज की जरूरत का काफी सामान लिया। मैंने हर चीज काफी ज्यादा ली, क्योंकि अगर सच में ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स आया तो हालत बुरे होने वाले थे। उसने सोचा कि अगर हालत बिगड़े तो जिंदगी बहुत जल्दी बहुत मुश्किल हो जाएगी। खाने के मामले में मैं बिल्कुल भी नखरे नहीं कर सकता था। इंस्टेंट सूप के लिए उबलता पानी चाहिए था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और पानी दोनों वेस्ट होते। चावल बनाना एक बेहतर ऑप्शन था, इसलिए मैंने लगभग 20 किलो चावल उठा लिए। फिर मैं नूडल्स, ब्रेड और अंडों की तरफ बढ़ा और सबके 50-50 बॉक्सेस ले लिए। मैंने कैंड फ्रूट्स और मीट भी लियो, जिनकी शेल्फ लाइफ सबसे ज्यादा थी। उसने 300 किलो चावल के साथ साथ 200 किलो मैदा और सोए व्हीट के 10-10 बॉक्सेस भी लिए। आखिर में मैंने ड्राइड मशरूम्स और क्योर्ड हैम जैसी लंबे वक्त तक चलने वाली चीजें ली। मेरा पूरा फोकस ऐसी चीजों पर था जो सालों तक खराब ना हो। मैंने 25 किलो के हिसाब से सारा जरूरी सामान पैक करवाया। फिर बारी आई फ्रीज ड्राइड वेजिटेबल्स और ढेर सारी चॉकलेट की। मुश्किल वक्त में एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए मुझे शुगर की बहुत जरूरत थी। मैंने हर चीज के 5-5 बॉक्सेस लिए और साथ में विटामिन की टैबलेट्स भी रख ली। तभी मेरी नजर बियर और सोडा पर पड़ी और मैं थोड़ा हिचकिचाने लगा। पैसे कम थे और मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए भी सोचना था। मुझे हर एक पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करना था। मेरी मदद कर रहे यंग क्लर्क ने मेरी हिचकिचाहट देखी और एक साइन की तरफ इशारा किया। उसने मुझे बताया कि न्यू ईयर की वजह से वहां एक स्पेशल प्रमोशन चल रहा है। अगर मैं बियर और सोडा के 12 केसेस खरीदता हूं तो मुझे 30% डिस्काउंट मिलेगा। मैंने रियलाइज किया कि अपोकैलिप्स में भी खुश रहने की कोई वजह होनी चाहिए। मैंने हाँ कहा और बियर, कोक और ऑरेंज जूस के 5-5 केसेस ऑर्डर कर दिए। मैंने 5 केसेस कोकोनट वाटर भी लिया, क्योंकि वह मेरी मम्मी का फेवरेट था। फिर मैंने चिप्स और कुकीज जैसे स्नैक्स तब तक भरे जब तक ट्रक पूरा भर नहीं गया। पूरे भरे हुए ट्रक को देखकर आखिरकार मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। क्लर्क ने मुस्कुराते हुए मुझे बिल थमा दिया, जो टोटल 47,000 का था। मैंने डरते डरते पेमेंट की और उम्मीद की बाकी बचे पैसे काम आ जाएंगे। होलसेलर से निकलने के बाद मैं सीधा एरिया की सबसे बड़ी फार्मेसी गया। मैंने अपने पेरेंट्स की रेगुलर दवाइयों से शुरू किया और फिर बाकी जरूरी मेड्स भी ली। मैंने काउंटर से आयोडीन, पट्टी और बैंडेजेस जैसे जरूरी सामान उठा लिए। विटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी ले ली, क्योंकि बीमारी फैलने पर हम बाहर नहीं जा सकते थे। अब जब खाने और बेसिक सामान का इंतजाम हो गया था तो बारी डिफेंस की थी। मैं एक हार्डवेयर स्टोर गया, जहां मैं पहले अक्सर डिलीवरीज किया करता था। ओनर के साथ मेरे संबंध अच्छे थे, इसलिए काम थोड़ा आसान हो गया। जो चीजें दूसरों के लिए खरीदना मुश्किल था, वह मुझे आसानी से मिल रही थीं। ओनर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे एक चेनसो लेने की सलाह दी। उसने कहा कि यह चीज मेरे बहुत काम आएगी। तभी उसने मुझे एक ऐसी चीज दिखाई जो सच में किसी वेपन से कम नहीं थी। वह एक हाई पावर्ड मॉडल था जो हैवी ड्यूटी काम के लिए ही बना था। मैंने उस भारी मशीन को थामा और उसके वजन को अपने हाथों में महसूस किया। एक बार जब उसका शार्प ब्लेड घूमना शुरू करता है तो वह एक लीथल वेपन बन जाता है। मुझे पता था कि जब दुनिया खत्म होने लगेगी तो सर्वाइवल के लिए यह मेरा बेस्ट टूल होगा। मैं समझ गया था कि मेरे हाथ में कितनी बड़ी पावर है। मैंने ओनर से कहा कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी के पास शिकारियों और वाइल्ड बोर्ड्स का डर है। इस बहाने का यूज करके मैंने 30 हैवी ड्यूटी एनिमल ट्रैप्स खरीद लिए। मैंने घर की मरम्मत के लिए कुछ स्क्रूज और एक पावर ड्रिल भी उठा ली। घर को एक असली फोर्ट्रेस बनाने के लिए उसमें काफी बड़े बदलाव करने की जरूरत थी। यह बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने अपनी इन्फो रजिस्टर करवाई और बिल सेटल किया। ओनर ने खुश होकर कुछ स्टील वायर और नेल्स मुफ्त में दे दिए और मैंने उसे थैंक यू कहा। मैंने सारा सामान ट्रक में लादा और वहां से निकल पड़ा। अब मेरी अगली मंजिल मेरा होम टाउन था, खास करके वह पुराना फार्म हाउस जहां मैं बड़ा हुआ था।
वहां मेरे पेरेंट्स रहते थे और अपोकैलिप्स में कोई भी जगह पूरी तरह सेफ नहीं होती, लेकिन कम आबादी वाली जगह ढूंढना ही सर्वाइवल के लिए मेरा सबसे बड़ा दांव था। मैं यहाँ गलती अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरा गांव पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ था। कम लोग और घने बैम्बू फॉरेस्ट्स की वजह से वह एक परफेक्ट नेचुरल फोर्ट्रेस लग रहा था। मैंने एक जोरदार आवाज के साथ ट्रक को आंगन में पीछे किया। शोर सुनकर मेरे पेरेंट्स तुरंत भागते हुए फ्रंट डोर पर आए। मैंने ट्रक पार्क किया और इंजन बंद कर दिया। मैंने दरवाजा खोला, नीचे कूदा और सीधा उनकी तरफ भागा। मैंने उन्हें जोर से गले लगा लिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर दिल को सुकून मिला। उन्हें लगा कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है और वह मुझे शांत करने के लिए मेरी पीठ थपथपाने लगे। जब मेरी सांस ठीक हुई, मैंने उन्हें बिठाया और हर एक बात पूरी डिटेल में बताई। मेरे पेरेंट्स सीधे सादे लोग थे जिन्होंने कभी जॉम्बी वर्ड तक नहीं सुना था। वह बस एक दूसरे को देखने लगे। मेरी ऐसी बातों से वह पूरी तरह कंफ्यूज थे। भले ही उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मम्मी ने कपबोर्ड से फैमिली सेविंग्स बुक निकाल ली। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वह बुक मेरे हाथों में थमा दी। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ तो नहीं आ रहा, पर कल पापा मेरे साथ जाकर सारा जरूरी सामान दिलवा देंगे। मैंने उस सेविंग्स बुक को कस के पकड़ा और एक पक्के इरादे के साथ सर हिला दिया। मैंने और पापा ने पूरी शाम ट्रक से वह भारी सप्लाईज उतारने में लगा दी। हमें लगभग 4 घंटे लगे और हम दोनों पसीने में लथपथ और थक कर चूर हो गए। गांव में हमारे 2 मंजिला घर का एक बहुत बड़ा फायदा था, वहां स्पेस बहुत थी। सेकंड फ्लोर पर मेरे कमरे के अलावा बाकी सारे कमरे लगभग खाली ही पड़े थे। पहले वहां कबाड़ रखा रहता था, पर अब वह स्टोरेज के लिए परफेक्ट जगह थी। मैंने जितना भी सामान खरीदा था वह सब वहां आराम से फिट हो जाता। जब मैं और पापा सामान उतार रहे थे, तब मैंने मम्मी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। मैंने उनसे कहा कि वह सारे बड़े पानी के ड्रम्स एक खास कमरे में सेट कर दें। हमने ग्राउंड फ्लोर से सीधा उस सेकंड फ्लोर वाले कमरे तक एक लाइन कनेक्ट कर दी। मैंने आने वाले वक्त के लिए हर एक ड्रम को आधा भरना शुरू कर दिया। एक बार प्यूरिफिकेशन पंप आ जाता तो मेरे पास बॉटल्स के बिना ही पीने के पानी का ढेर सारा स्टॉक होता। सामान उतारने के बाद मैंने घर के चारों तरफ का अच्छे से जायजा लेना शुरू किया। बैकयार्ड के पास घना बैम्बू फॉरेस्ट था, जो किसी की भी नजर से बचने के लिए परफेक्ट था। फेंस के ठीक नीचे चिकन कूप था, जो आगे चलकर हमारी लाइफलाइन बनने वाला था। वहां से हमें अंडे और मीट मिलता रहता और उसके बगल में ही एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। वह जगह वेजिटेबल गार्डन के काम आती थी, भले ही अभी वहां सिर्फ कुछ ही सब्जियां थीं। मैंने पापा को सजेशन दिया कि हमें यह पूरा सिस्टम शिफ्ट कर देना चाहिए। मैं चाहता था कि सारी मुर्गियों को उस पुराने खाली पड़े पिग स्टाई में शिफ्ट कर दें। वह जगह थोड़ी छुपी हुई थी और वहां बाहर आवाज भी कम जाती थी। फिर हम उस खाली कूप की जगह को अपने वेजिटेबल गार्डन को बड़ा करने के लिए यूज करते। मेरे पेरेंट्स दिल से किसान थे और उनके पास बेस्ट क्वालिटी के बीज, सीड्स हमेशा रहते थे। इन सब तैयारियों के साथ हमारा सर्वाइवल प्लान आखिरकार शक्ल लेने लगा था, लेकिन सिक्योरिटी को भी टॉप प्रायोरिटी पर रखना बहुत जरूरी था। बाउंड्री को मजबूत करने के लिए मैंने और पापा ने एक इलेक्ट्रिक फेंस लगाने का प्लान बनाया। हम दीवार के ऊपर तार लगाने वाले थे ताकि कोई भी कूदकर अंदर ना आ सके। इसके बाद मैंने हर एक खिड़की को मजबूत करने के लिए मंगवाया गया सामान यूज करने का सोचा। मेरा प्लान था कि मैं मेन दरवाजे को भी हाई ग्रेड मटेरियल से बदल दूं, बिल्कुल वैसा ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा जैसा किसी बड़े टाइकून के पास होता है। आखिर में हमने दरवाजे के ठीक सामने एनिमल ट्रैप्स बिछा दिए और उन्हें मिट्टी के नीचे छुपा दिया। मैं वहीं बैठकर बचे हुए पैसों का हिसाब लगाने लगा। मैंने अपनी बची खुची सेविंग्स और पेरेंट्स की बैंक बुक को ध्यान से देखा। इन आखिरी खर्चों को पूरा करने के लिए यह पैसे काफी से भी ज्यादा थे, लेकिन फिर भी उस रात मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मुझे बस यही डर सताए जा रहा था कि कहीं मैं कोई जरूरी चीज खरीदना भूल तो नहीं गया। सूरज निकलने वाला था और मैंने एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। जब मैं उठा तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और तभी मैंने अपने पेरेंट्स को देखा। वो भी उतने ही परेशान दिख रहे थे जितना मैं था और मुझे उन पर बहुत तरस आया। ब्रेकफास्ट के वक्त काफी टेंशन वाला माहौल था और सब घबराए हुए थे। इसके बाद मैं और पापा वो भारी इक्विपमेंट लेने के लिए निकल गए। हमें वाटर पंप, सोलर पैनल्स और वो आर्मर्ड डोर्स लाने थे जो मैंने ऑर्डर किए थे। वापस आते वक्त हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ होने वाला हो।
शहर को हमेशा की तरह चलता देखकर मेरे मन में अचानक एक शक पैदा हुआ। मैंने सोचा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना, या शायद यह सब सिर्फ एक अफवाह हो। पापा मेरी तरफ मुड़े। शायद उन्हें मेरी घबराहट का एहसास हो गया था। उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए थोड़ा हंसते हुए पूछा कि क्या हमारे पास थोड़े पैसे बचे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हम सुपरमार्केट होते हुए चलें। वो मम्मी के लिए हेयर डाई खरीदना चाहते थे। मेरे हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि गाड़ी रास्ते से उतरते उतरते बची। पापा ने इतनी टेंशन के बावजूद बहुत रिलैक्स साउंड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भले ही दुनिया खत्म होने वाली हो, हमें जीना तो पड़ेगा ही। वो बस मम्मी को खुश करने के लिए कुछ छोटा सा तोहफा लेना चाहते थे। पापा की बात सही थी, क्योंकि आने वाले दिन सिर्फ और सिर्फ मुश्किल होने वाले थे। मैंने बचे हुए पैसों का हिसाब लगाया और ढेर सारा महंगा और ताजा खाना खरीद लिया। मैंने चेरीज और स्ट्रॉबेरीज ली, जो ऐसी लग्जरीज थीं जो हम आम तौर पर नहीं खरीदते थे। यहाँ तक कि मैंने ताजा सी फूड भी ट्रक में भर लिया। यह चीजें लंबे वक्त तक नहीं रहने वाली थीं और मेरा इन्हें स्टोर करने का कोई प्लान नहीं था। मैं बस चाहता था कि हम ये आखिरी 2 दिन साथ में एंजॉय करें। जब हम भरी हुई गाड़ी के साथ घर पहुंचे तो मैंने सारा सामान मम्मी को थमा दिया। उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर लगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। बिना आराम किए मैं और मेरे पेरेंट्स सोलर पैनल्स और वाटर पंप इंस्टॉल करने में लग गए। पंप लगाना तो आसान था, पर उन रीइंफोर्स्ड डोर फ्रेम्स ने हमारा दिमाग दही कर दिया। ज्यादा लोगों का ध्यान न खींचे, इसलिए मैंने सिक्योरिटी बार्स का काम खुद ही संभाला। 2 दिन तक लगातार काम करने के बाद पापा ने आखिरी डोर फ्रेम और इलेक्ट्रिक फेंस का काम पूरा किया। आखिरकार पड़ोस वाली आंटी से अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं हुई। वो हाथ में सनफ्लावर सीड्स लेकर आई और काम करते हुए हमारी तरफ इशारा करने लगी। पसीने में भीगा हुआ मैंने अपना माथा पोंछा और उनका सामना करने के लिए खड़ा हो गया। मैंने उनकी आंखों में देखा और वही बहाना मारा जो मैंने पहले से सोचा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि सच तो यह है कि अब मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई है। मैंने बताया कि न्यू ईयर पर घर आया था तो सोचा घर थोड़ा ठीक कर लूं ताकि वो इस हाल में न देखे। पड़ोसी आंटी ने मुझे एक शरारती नजर से देखा और आखिरकार चली गई। जब तक फेंस का काम पूरा हुआ तब तक 5 दिन निकल चुके थे। मैं डोर और इलेक्ट्रिक वायरिंग आखिरकार पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी थी। उस रात मैं और मेरी फैमिली डिनर कर रहे थे और सामने टीवी चल रहा था। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि शहर में एक बहुत बड़ा मल्टी कार एक्सीडेंट हुआ है। स्क्रीन पर जो सीन दिख रहा था वो वाकई दिल दहला देने वाला था। हर तरफ से चीखने और रोने की आवाजें आ रही थीं। हर तरफ खून ही खून था और मम्मी ने बड़े दुख के साथ स्क्रीन की तरफ देखा। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा कि यह तो वाकई एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट लग रहा है। लेकिन मेरी नजर स्क्रीन के बैकग्राउंड में चमकती एक खौफनाक तस्वीर पर पड़ी। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वो एक ज़ॉम्बी था। मैंने धीरे से अपना सर झटका। मेरे दिल में डर अपनी जगह बनाने लगा था। मैंने तुरंत अपना काम बीच में ही छोड़ दिया। मैं एक बार फिर से हर एक सिक्योरिटी डिफेंस चेक करने गया जो हमने लगाया था। पापा ने मेरे चेहरे पर वो फिक्र देखी और चलकर मेरे पास आए। उन्होंने बड़े भरोसे के साथ मेरे कंधे पर हाथ रखा। पापा ने मुझसे कहा कि हमारी हालत बाकी लोगों से काफी बेहतर है। उन्होंने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी फैमिली इस मुसीबत से बच निकलेगी। लूनर न्यू ईयर पास आ रहा था और गांव में रौनक बढ़ने लगी थी। शहरों से मजदूर वापस आ रहे थे और मैंने इस भीड़ का फायदा उठाया। जब बाकी सब लोग त्योहार की शॉपिंग कर रहे थे, तब मेरा पूरा ध्यान और ज्यादा सामान प्रोविजंस जमा करने पर था। जब मैंने पटाखों की दुकानें देखी तो मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया। मैंने पूरी दुकान का सारा सामान खरीद लिया और उसे बेसमेंट सेलर में लॉक कर दिया। दुनिया खत्म होने के वक्त सामान कम होने से अच्छा है कि थोड़ा फालतू ही रहे। न्यू ईयर्स ईव पर सब कुछ लगभग नॉर्मल लग रहा था। हम सब ने मिलकर अपनी जिंदगी का सबसे शानदार और भरपूर खाना खाया। नए साल के दूसरे दिन तक न्यूज की खबरें काफी डरावनी होने लगी थीं। चीजें बिगड़ रही थीं, पर सिर्फ हमारी ही ऐसी फैमिली थी जो रिश्तेदारों के यहाँ नहीं गई। फिर तीसरा दिन आया और उस शाम की न्यूज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुबह की रिपोर्ट्स में दिखाया गया कि सड़कों पर लोगों पर ढेर सारे हमले हो रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस उस अफरा तफरी के बीच ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स चला रही थीं। वो उन पागल लोगों को टारगेट कर रहे थे जो मासूम लोगों पर झपट रहे थे। वो क्रीचर्स बिल्कुल वैसा ही दिख रहे थे जैसा कहानियों के मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर कार एक्सीडेंट्स की वीडियो सामने आई। पीले और हल्के हरे चेहरे, बाहर निकली आंखें और खुले हुए बड़े बड़े मुंह।
वो लोगों को नोच रहे थे और पापा का चेहरा देखकर सब समझ आ रहा था। वो पूरी तरह खामोश हो गए। बड़े उदास मन से उन्होंने टीवी बंद किया और सोने चले गए। मैं एनिमल ट्रैप सेट करने के लिए दरवाजे की तरफ निकल पड़ा। अब वक्त आ गया था इलेक्ट्रिक फेंस का स्विच ऑन करने का। ज़ॉम्बी आउटब्रेक सच में शुरू हो चुका था। पहले इसने एक शहर को अपनी चपेट में लिया। न्यूज में बताया गया कि जितने भी मरीज एडमिट हुए थे, जिन्हें काटा गया था, वो सब अजीब और वायलेंट बिहेव कर रहे थे। इसके बाद मेडिकल स्टाफ में भी इन्फेक्शन फैलने लगा। पूरा हेल्थ केयर सिस्टम धीरे धीरे टूटने लगा था। बाइबो पर पोस्ट की बारिश हो गई थी। इंटरनेट पर इस अचानक आए वायरस को लेकर लोगों के बीच डर और बहस डिस्कशंस शुरू हो गई। लोगों का डर अब पूरी तरह से मायूसी में बदल गया था। दुनिया खत्म होने की खतरनाक थ्योरीज हर तरफ फैलने लगी। एक्सपर्ट्स ने ढेर सारी कॉन्फ्रेंसेस की और लोगों से पैनिक न करने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने दंगों, रायट्स के खिलाफ वार्निंग दी, जबकि रिसर्च टीम्स वायरस को स्टडी कर रही थीं। उन्होंने सबको घर के अंदर रहने और एक से दूसरी स्टेट न जाने की सलाह दी। पर स्प्रिंग फेस्टिवल की वजह से अब बहुत देर हो चुकी थी। यह पूरे देश में लोगों का सबसे बड़ा आना जाना, माइग्रेशन होता है। करोड़ों लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे थे। वायरस बड़ी खामोशी से और भयानक स्पीड से फैल चुका था। अब तो बस इसके फटने, एक्सप्लोजन का इंतजार था। मैंने चेक किया कि क्या इंटरनेट और बिजली है ताकि अपना सामान चार्ज कर सकूं। मैंने सारी पोर्टेबल बैटरीज लगाई और डाउनलोडिंग शुरू कर दी। मैंने ई बुक्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन जमा कर लिया। मैंने मूवीज, टीवी शोज और कई ऑफलाइन गेम्स भी डाउनलोड कर ली। आगे के दिन बहुत लंबे होने वाले थे और मुझे टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए था। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, सनी, अंकल, अंकल, क्या आप घर पर हैं? हम आपके पास कुछ दिन रहने के लिए आए हैं। मैंने सेकंड फ्लोर की खिड़की से देखा तो वहां एक दूर का रिश्तेदार खड़ा था। पापा ने भी देखा और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। मैं सीधा नीचे भागा और पापा का हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। मुझे इस आदमी को अंकल कहना पड़ता था, पर वो एक घटिया और बेशर्म किस्म का पैरासाइट था। बचपन से ही मुझे याद है कि वो हमेशा हमसे कुछ न कुछ चुराने आता रहता था, कभी पानी और बीन्स तो कभी मीट का टुकड़ा। मुझे उससे नफरत थी। मैंने उसे गंदे पोछे से मारकर भगाया था। तब जाकर उसने आना बंद किया था। वो मुझे गालियां देता था, पर आखिरकार उसका आना बंद हो गया। लेकिन जब मैं दूसरे शहर यूनिवर्सिटी गया, तब सब बदल गया। एक बार मैं गर्मियों की छुट्टियों में जल्दी आ गया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने उसे वहीं बैठे देखा। वो अपने ब्लॉन्ड बालों वाले बेटे के साथ हमारे घर में मजे कर रहा था। मुझे देखकर वो हैरान हुआ, पर तुरंत मुझे ताना मारने लगा। उसने पूछा कि इतनी जल्दी वापस आ गए? कॉलेज से निकाल दिए गए या भाग कर आए हो? मैंने अपना सूटकेस रखा और उसके हाथ में पकड़े ढेर सारे कैश की तरफ इशारा किया। वो पैसे एक रबर बैंड से बंधे हुए थे। मैंने बड़े ठंडे दिमाग से पूछा कि ये हमारी फैमिली के पैसे हैं ना? वो थोड़ा झिझका और हाथ पीछे कर लिया, पर फिर अकड़ कर खड़ा हो गया। उसने गुस्से में कहा कि मेरे बाप अब भी मरे नहीं हैं और वो एक दिलदार आदमी है। वो ब्लॉन्ड लड़का भी मुझे गुस्से से देख रहा था जब तक मैंने उसे आंखें दिखाकर चुप नहीं करा दिया। मैंने उनसे पूछा कि उधार की रिसीप्ट कहाँ है और इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। वो चिल्लाने लगा कि हे भगवान, ये कॉलेज वाला लड़का तो अपने ही रिश्तेदारों को नहीं पहचानता। तुम एक एहसान फरामोश बच्चे हो जो अपने ही खून से मुंह मोड़ रहे हो। उसके चिल्लाने की वजह से तुरंत वहां पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। मेरे पापा एक शरीफ किसान हैं जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। जब से मैंने यूनिवर्सिटी शुरू की थी, हमारे घर के खर्चे और बढ़ गए थे। एक चुगलखोर पड़ोसी ने बीच में बोलते हुए कहा कि उस पैरासाइट ने वो पैसे अपने बेटे के लिए अच्छे कपड़े खरीदने को लिए थे। इतने सारे कैश से सिर्फ कपड़े? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। कपड़ों के लिए 3000 युआन? मैंने एक ठंडी और तीखी हंसी हंसी। बिना कुछ कहे मैं उनकी तरफ बढ़ा। मैंने उसके हाथ से पैसे छीन लिए और उसे घुमाया। मैंने उसे एक जोर का लात मारा, सीधा उसकी पीठ पर, और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। पीली ड्रेस पहना कबाड़ भी आखिरकार कबाड़ ही होता है। कपड़ों की भीख मांगने के बजाय बेहतर होगा कि वो अगले जन्म में एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद रखे। वो लोहे के गेट के बाहर खड़ा होकर गुस्से में तमतमा रहा था। वो गालियां बकता रहा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि एक कदम भी अंदर रखे। उस दिन के बाद से मैंने उसे फिर कभी हमारे घर के पास नहीं देखा। एपोकैलिप्स खुद इतना डरावना नहीं है जितना ऐसे लोगों का टारगेट बनना। मैं पापा को एक लंबा लेक्चर देने वाला था कि उनकी अपनी जान ज्यादा कीमती है।
मैंने सोचा मुझे उन्हें समझाना पड़ेगा कि अपोकैलिप्स में दूसरों की मदद करना खतरनाक हो सकता है। पर हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने मेरा हाथ थपथपाया और कहा कि वो इतने बेवकूफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो यह सब समझते हैं और मुड़कर स्टोव की आंच बढ़ा दी। चलो देखते हैं तुम्हारी मम्मी ने आज हमारे लिए क्या मजेदार खाना बनाया है। उन्होंने अपनी आस्तीन से अपनी आंखें पोंछी और अपने इमोशंस छुपाने लगे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हम दोनों साथ में घर के अंदर चले गए। मैंने मजाक में कहा कि अगर वो 4 दिन पुराना बचा खाना खाएंगे तो आज रात उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। उस रात नींद नहीं आ रही थी तो मैंने फ्रिज से कोक निकाली और टेबल पर बैठ गया। मैं सेकंड फ्लोर के उस कोने वाली छोटी खिड़की के पास गया जो सबसे छुपी हुई थी। मैंने घने ब्लैकआउट कर्टेन्स के बीच से एक हल्की सी झिड़ी खोली। भले ही हमारा डिफेंस तैयार था, पर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे लगा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, पर पता चला कि शिकार जाल में फंस चुका था। हल्की चांदनी रात में एक छुपा हुआ साया बाहर दिखाई दिया। वो ठीक हमारे लोहे के गेट के सामने प्रकट हुआ। मैंने उन्हें गौर से देखा और रियलाइज किया कि कुछ लोग कभी सबक नहीं सीखते। उनके हाथ में एक छोटी सी सीढ़ी लैडर थी। उस घुसपैठिए ने बड़ी सफाई से चढ़ने का सामान खोला। उन्होंने उसे दीवार से टिकाया, जबकि मैं कोक हाथ में लिए उन सायों को देख रहा था। मैंने बड़ी बेरुखी से उस नजारे को देखा जो किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। मैंने पर्दा बंद कर दिया। मुझे इस ट्रेजेडी को और देखने की जरूरत नहीं थी। 1 मिनट बाद रात के सन्नाटे में एक दिल दहलाने वाली चीख गूंजी। उसके तुरंत बाद इलेक्ट्रिक फेंस के छटपटाने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि मेरे पेरेंट्स तुरंत जाग गए। पापा भागते हुए बाहर आए और पूछा कि वो शोर कैसा था। मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं, बस किसी के अगले जन्म की तैयारी की आवाज है। अगली सुबह धूप निकलने से पहले मम्मी कंबल लपेटे जल्दी उठ गईं। वो मेरे पास आईं, मेरे कंधे दबाए और कहा कि मैं जाकर थोड़ी देर सो जाऊं। उन्होंने पहरा देने की पेशकश की और पूछा कि क्या मुझे नाश्ता करना है। जब मैं ट्रक चलाता था तब पूरी रात जागना मेरे लिए रोज का काम था, पर दुनिया की ऐसी हालत देखकर मेरी नींद उड़ चुकी थी। इसलिए मैं किचन चला गया। मैंने उन श्रिम्प को चेक किया जो हमने कल रात खरीदे थे। टैंक में अभी भी कुछ बचे थे नाश्ते के लिए। वो हल्का सा फड़फड़ा रहे थे। वो अपने आखिरी पलों में थे। मैंने उन्हें उबलते पानी में डाल दिया ताकि उन्हें दर्द से जल्दी मुक्ति मिल जाए। मैंने पॉट में कुछ सब्जियां और ड्राइड नूडल्स भी डाल दिए ताकि वो नरम हो जाएं। जैसे ही मैं नूडल्स परोसने वाला था तभी एक आवाज गूंजी। वो आवाज दरवाजे के ठीक बाहर से आई तो मैंने चॉपस्टिक्स छोड़ी और तुरंत निकल पड़ा। मैं पता लगाने के लिए सीधा घर के अंदर से भागा। मैं नूडल्स वहीं छोड़कर सेकंड फ्लोर की तरफ भागा। पापा गेट के बाहर की हालत को बड़ी गौर से देख रहे थे। उन्होंने बाहर खड़े ब्लॉन्ड लड़के की तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या मुझे वो याद है। वो पन्या था, मेरे अंकल का बेटा। मैंने सर हिलाया। मुझे याद था कि मैंने कैसे उसे पहले भगाया था। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा सा बदमाश इतना जिद्दी निकलेगा। और इतने सालों बाद भी उसने वही अजीब सा हेयर कलर क्यों रखा हुआ था। पन्या के पीछे कुछ लंबे और तगड़े गुंडे खड़े थे जिनके चेहरे किसी बेरहम कातिल जैसे थे। वो उनके सामने एक नौकर की तरह गिड़गिड़ा रहा था और हमारे घर की तरफ इशारा कर रहा था। मैं उसकी बातें सुन तो नहीं सकता था, पर मुझे पता था कि वो कुछ अच्छा तो नहीं कह रहा। उनमें से एक गुंडा, जो दिखने में काफी खतरनाक था, बड़े घमंड के साथ आगे बढ़ा। वो हमारा गेट लात मारकर तोड़ने ही वाला था कि जैसा मैंने सोचा था, उसका पैर फंस गया। उसने सीधा हमारे बिछाए हुए हैवी ड्यूटी एनिमल ट्रैप पर पैर रख दिया था। मैंने थोड़ा मायूस होकर अपनी जीभ छटपटाई। वो ट्रैप तो ज़ॉम्बीज के लिए था और उन्हें होश में लाना इतना आसान नहीं होता। ऐसे आदमी पर उसे जाया करना कितनी फिजूल खर्ची थी। गुंडों ने पन्या को पकड़ा और उसे पीटना शुरू कर दिया, जबकि वो रहम की भीख मांग रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने झूठ नहीं बोला था। उनका बेटा वापस आ गया है। उनके पास पक्का सप्लाईज हैं। हमने तय किया था कि मैं उनका सामान यूज करके अपना कर्ज चुकाऊंगा। वो चिल्लाया, वाओ, तो वो हमारा खाना यूज करके अपना गैम्बलिंग का कर्ज चुकाना चाहता था। उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई। पन्या मार खाते हुए घिसटता हुआ दूर गया और खुद को बचाने के लिए फिर से हमारी दीवार की तरफ इशारा करने लगा। उस दीवार पर चढ़ना आसान है। एक बार तुम अंदर चले गए तो बॉसेस, सब कुछ तुम्हारा है। बाकी गुंडों ने शक की नजर से दीवार को देखा। वो सोच रहे थे कि इतनी ऊंची दीवार पर कैसे चढ़ेंगे। बेचैन होकर पन्या भागते हुए वहां गया।
जहां उसके माँ बाप पड़े हुए थे। वो दीवार के ठीक बगल में गिरे हुए थे और मैंने बेहतर तरीके से देखने के लिए अपनी नजर घुमाई। नजारा बुरा नहीं था, सच तो यह है कि काफी बढ़िया था। मैं साफ देख सकता था कि उसके बाप अभी मरे नहीं थे। उनका हाथ कमजोरी से पन्या के कपड़े पकड़ रहा था। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो फीड ऑन कर दी। फिर मैं मम्मी के पास बैठ गया। हमने खाना खाना शुरू किया और बाहर के तमाशे का मजा लेने लगे। भले ही वो गुंडे जानवर थे, पर इतने बेवकूफ नहीं थे कि साफ दिख रही चीज को मिस कर दें। उन्हें समझ आ गया कि फेंस में करंट है और वो तुरंत पीछे हट गए। उन्होंने अपना गुस्सा अपनी सीढ़ी पर निकाला और उसे हमारी दीवार पर जोर से दे मारा। उनमें से एक पन्या पर गुर्राया। हमें फिर से धोखा देने की कोशिश की तो तू गया। मैं ये बात साफ कर देता हूं, या तो तू अंदर जाकर हमारे लिए वो सप्लाईज लाएगा या फिर हम तेरा ही इस्तेमाल करेंगे। हम तुझे ही अपना खाना रेशंस बना लेंगे। पन्या बिल्कुल बेबस दिख रहा था। वो हमारी दीवार पकड़कर चिल्लाने लगा, तुम बेहिस हार्टलेस मॉन्स्टर्स हो। तुम हमें मरते हुए देख रहे हो पर मदद नहीं करोगे। गुंडों ने उसकी रोना धोना सुनना बंद कर दिया। वो अपने बॉस की मदद करने के लिए मुड़े और एक आखिरी बार घूरते हुए वो सब लंगड़ाते हुए दूर निकल गए। दोपहर को मम्मी ने कुछ रोस्टेड मीट तैयार किया, पर मुझे उसका स्वाद ही नहीं आ रहा था। पन्या अब उतना बड़ा खतरा नहीं था जितने वो डेट कलेक्टर्स थे। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। और भले ही आउटब्रेक का सबसे बुरा वक्त मेरे गांव में अभी नहीं आया था, पर कानून इंतजाम ऑर्डर पहले ही टूट रहा था। डिनर के वक्त मैंने और मेरी फैमिली ने अगले मूव के बारे में बात की। यह दिखावा करना कि घर खाली है अब मुमकिन नहीं था। हमें भी बाकी सब की तरह एक्ट करना था, जैसे हम सप्लाईज के लिए तड़प रहे हों और मुश्किल में हों। हमारे पास जितना स्टॉक था और जो सब्जियां हम उगा सकते थे, उससे हम बिना बाहर निकले 1 साल से ज्यादा जिंदा रह सकते थे। अगर 1 साल बाद भी हम नहीं बच पाए तो इसका मतलब यह होगा कि इस धरती पर कोई भी नॉर्मल इंसान जिंदा नहीं बचा। पर बाकी दुनिया को यह बात अभी नहीं पता थी। वो सारे भरम 7वें दिन की सुबह टूट गए। मैं खिड़की के पास झपकी ले रहा था जब सूरज की रोशनी ब्लाइंड से अंदर आई और मेरी आंखों में चुभने लगी। मैंने नींद में अपनी आंखें खोली और आदत से मजबूर होकर बाहर देखा। मैंने एक ज़ॉम्बी देखा जिसकी चमड़ी पीली हरी थी और वो हमारी दीवार के पास एक अजीब तरीके से रेंग रहा था। वो मीट का वो टुकड़ा चबा रहा था जो पन्या ने छोड़ा था, वही जो इलेक्ट्रिक फेंस से जल गया था। भले ही मैं दिमागी तौर पर तैयार था, पर वो मंजर देखकर मैं हिल गया। मैं बाथरूम की तरफ भागा और मुझे जोर की उल्टी आई। एक ठंडक सी मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई और मेरे पेरेंट्स का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। किसी को भूख नहीं थी, इसलिए हमने बस कुछ कैंड फूड खोला और जबरदस्ती खाया। मेरे पापा को अपनी सिगरेट्स बहुत अजीज थी और जब से यह सब शुरू हुआ था, पहली बार उन्होंने बड़े गंभीर चेहरे के साथ एक सिगरेट जलाई। अब अकेले रात का पहरा मत देना, उन्होंने मुझसे कहा। तुम्हारा शरीर यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ बारी बारी पहरा देंगे। मैंने बिना किसी ऐतराज के सर हिला दिया और उसी रात हमने रजाइयों का एक ढेर लुकआउट पहरे वाली जगह पर पहुंचा दिया। मैंने 2nd फ्लोर की खिड़की के पास मोटे कंबल बिछा दिए ताकि वहां गर्माहट रहे। मैंने पापा के लिए गर्म पानी की बोतलें, हॉट वाटर बैग्स भरी और उनके लिए चॉकलेट के 2 बार्स छोड़ दिए। उनकी त्योरियां छड़ी हुई थीं और वह गहरी सोच में थे। जब मैं जाने के लिए मुड़ा तो उन्होंने पुकारा, बेटा मैं बिल्कुल बेकार हूं। मैं वापस मुड़ा और हैरानी से उन्हें देखने लगा। पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह खिड़की के पास कंबल में लिपटे बैठे थे, जहां से उनके सिर के सफेद बाल साफ दिख रहे थे। वह एनर्जी बेस जिसका तुमने जिक्र किया था, जिसके बारे में तुमने हमें बताया था, मैंने सिर्फ एक बार उसका जिक्र किया था, जिस दिन मैं घर आया था। आप उस बेस के बारे में क्यों सोच रहे हैं डैड? उन्होंने एक हाथ से अपना चेहरा रगड़ा। वहां तो सब सुरक्षित होगा ना खेती की चिंता, ना सप्लाई का डर। मैं वहां सुन रह गया, समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। उन्होंने एक गहरी आह भरी। मैं नाकाम रहा। मैं इतने पैसे नहीं कमा सका कि तुम्हें उस बेस में भेज सकूं। मेरे पिता मेरे सामने कभी नहीं रोए थे, पर उनकी आवाज टूट रही थी। यह सब मेरी गलती है। मेरी आंखें भर आईं और मैंने महसूस किया कि मेरी मुट्ठियां भींच गई हैं। डैड उसकी फिक्र मत कीजिए, हम उस घटिया बेस के बिना भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। उस औरत की मौत के बाद के पहले कुछ दिन बहुत अजीब ईरी थे। ज़ॉम्बीज़ आखिरकार हमारे कस्बे में दिखाई देने लगे थे। हर तरफ खामोशी छा गई थी क्योंकि पड़ोस के हर घर ने अपने दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए थे। हर रास्ता बंद कर दिया गया था और कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ज़ॉम्बीज़ जिंदा लोगों को दूर से ही सूंघ सकते थे।
उन्होंने बिना रुके दरवाजों से अपना शरीर टकराना शुरू कर दिया। हमारा घर भी इससे बचा नहीं था। रोज ज़ॉम्बीज के झुंड हमारी बाहरी दीवार पर लगातार हमला करते रहते। धीरे धीरे मेरी फैमिली को उस लगातार ढप ढप की आदत हो गई और आखिरकार हम खाना खा सके। मैंने अचार और सब्जियों के साथ ब्रेस्ट पोर्क का एक बड़ा बाउल परोसा। बाहर हो रही तबाही को सुनते हुए भी हम बिना डर के खाते रहे। इस मोड़ पर मुझे हैरानी हो रही थी कि आखिर कितने सर्वाइवर्स बचे होंगे। कस्बा किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बिजली सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। पावर ग्रिड कब का फेल हो चुका था। जब रात होती तो पूरा कस्बा अंधेरे में डूब जाता। हम बिल्कुल अंधेरे में पहरा देते थे। हमारी रात की नजर, नाइट विजन, पूरी तरह चांद की हल्की रोशनी पर निर्भर थी। जब मेरी आंख लगने ही वाली थी तभी दीवार के पास कुछ पुराने जान पहचान वाले दिखाई दिए। वह वही ब्लॉन्ड लड़का और उसके गुंडे थे। किसी तरह वह अब तक जिंदा बच गए थे। रात बहुत ही खामोश और डरावनी थी और क्योंकि ज़ॉम्बीज कम एक्टिव थे इसीलिए मैं उनकी बातें साफ सुन सकता था। बॉस बो, देखिए मैंने कहा था ना, इस लड़के का घर ही सबसे बेस्ट है। अगर ऐसा नहीं होता तो दीवारें और गेट अब तक कैसे खड़े रहते। उनका लीडर बॉस बो नाम का एक आदमी था। वह अब भी लंगड़ा रहा था। वह अपने एक पैर को बचा रहा था और बार बार घबराकर अपने कंधे के पीछे देख रहा था। उसने पूरे इलाके को स्कैन किया, हर कोने को ध्यान से चेक किया। जब उसे तसल्ली हो गई कि पास में कोई ज़ॉम्बी नहीं है तभी उसने बोलने की हिम्मत की, ठीक है, क्रेडिट तुम्हारा हुआ, पर हम अंदर कैसे जाएंगे। मेन गेट को बिना शोर किए जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता था। पन्या, फान्या को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। वह सोच रहा था कि जब पूरे कस्बे में अंधेरा है तो हमारे पास बिजली कैसे होगी। क्या उसे सच में लगता था कि हम सिर्फ उन्हें डराने के लिए बंद फेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी बिजली अब बेफिजूल खर्च नहीं करते थे। हम दिन भर जमा की हुई सोलर एनर्जी की एक एक बूंद बचाकर इलेक्ट्रिक फेंस को चार्ज करने में लगाते थे। पन्या बार बार बॉस बो को भड़काए जा रहा था। उसे बता रहा था कि घर कितना मजबूत है। आज अगर हमने इस जगह पर कब्जा कर लिया तो हमें किस बात का डर, उसने पूछा। पर बो ने बस एक ठोकर मारी। उसने पन्या की फालतू बातों को इग्नोर किया और मेन एंट्रेंस के पास खुले ट्रैप्स की तरफ इशारा किया। जाओ, उन ट्रैप्स को हटाओ, उसने ऑर्डर दिया। मैं सामने के दरवाजे से अंदर जाऊंगा। मैंने अंधेरे से देखा कि बॉस बो के आदमी आगे बढ़ने लगे। बॉस बो के आदमियों ने पन्या को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। वह उसे सीधा उन ट्रैप्स पर फेंकने की तैयारी कर रहे थे ताकि रास्ता साफ हो सके। अपने ही साये को मौत की तरफ खींचता देख पन्या, फान्या हाथ पैर मारने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया। वह ज़ॉम्बीज को सीधा हमारी तरफ बुलाना चाहता था। वह बो और उसकी पूरी टीम को अपने साथ ले डूबने के लिए तैयार था। सत्यानाश, मैंने धीरे से गुस्से में कहा। मैं मुड़ा और जितनी तेजी से हो सके वहां से भागा। मैं उस गोदाम वेयरहाउस की तरफ भागा जहां हमने पुराने पटाखे रखे थे और मैंने पटाखों और रॉकेट्स का एक बड़ा ढेर बाहर निकाल लिया। जब तक मैंने रॉकेट्स का आखिरी डब्बा बाहर निकाला तब तक पन्या ने हिलना बंद कर दिया था। ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसके मुंह में कुछ ठूंस दिया हो। बो के आदमियों ने उसे उठाया और सीधा उन खतरनाक ट्रैप्स के बीच फेंक दिया। मुंह बंद होने के बाद भी मुझे उसकी दबी हुई दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। शिट, मुझे हवा में खून की बू आने लगी थी। मैं तुरंत छत पर भागा ताकि बेहतर तरीके से देख सकूं। आसपास के ज़ॉम्बीज ने पहले ही रास्ता बदल लिया था और सीधा बीच की तरफ आ रहे थे। वह मेरे घर की तरफ टूट रहे थे, पर मैंने खुद को शांत रखा। मैं नीचे भागा, अपने पेरेंट्स को जगाया और उनसे कहा कि परफ्यूम, अल्कोहल और हर वह चीज उठा लें जिसकी खुशबू तेज हो। मेरे इशारा करते ही उन्हें वह सब हर जगह फैलाना था। गेट के पास वाले ट्रैप्स मेरे घर से सिर्फ एक गली दूर थे। रास्ते के उस पार एक पुराना घर था जो काफी समय से खाली पड़ा था। वहां रहने वाली बुढ़िया को उसके रिश्तेदार शहर ले गए थे, इसलिए वह घर खाली और सुरक्षित था। मैंने वहां रहने और सही मौके का इंतजार करने का प्लान बनाया। ज़ॉम्बीज अब धीरे नहीं चल रहे थे। वह भयानक स्पीड से कस्बे की तरफ बढ़ रहे थे। बो के आदमी भी उतनी ही तेजी से हरकत कर रहे थे। वह मेरे घर को अपना किला, फोर्ट्रेस बनाना चाहता था। उन्हें जिंदा रहने के लिए इसकी जरूरत थी, इसलिए वह जानबूझकर भारी लोहे के गेट या अंदर के दरवाजों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वह लोहे का गेट काफी मजबूत था, उसे काफी ऊंचा बनाया गया था और आसपास कोई सीढ़ी, लैडर भी नहीं थी। जब उन लोगों ने ज़ॉम्बीज के झुंड को पास आते देखा तो वह भूल गए कि कौन बॉस है और कौन नौकर। वह एक दूसरे को रौंदने लगे, गेट पर चढ़ने के लिए हाथ पांव मारने लगे। हर तरफ चीखें और दर्दनाक पुकार गूंज रही थी। वो अपने ही भाइयों की लाशों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा।
वह किसी भी तरह उस लोहे के गेट के ऊपर पहुंचना चाहता था। अचानक एक पीले हरे हाथ ने उसे भयानक ताकत से पकड़ लिया। वह पन्या था। वह पहला शख्स नहीं था जो कटने के बाद ज़ॉम्बी बना था, और ना ही वह आखिरी होगा। अब मुझे बचने का साफ रास्ता दिख रहा था। बो की चीख रात के सन्नाटे को चीर गई जब उसे नीचे खींचा गया। वह आखिरकार उस ज़ॉम्बीज़ के झुंड में समा गया। उसका इंसान बने रहने का मौका हमेशा के लिए खत्म हो गया। मेरा वक्त आ गया था और मैंने पटाखों का पूरा डब्बा लॉन्च कर दिया। मैंने उन्हें सामने वाले पुराने घर की तरफ फेंका और पटाखों का शोर तेज से और तेज होता गया। उस शोर ने ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींचा और उन्होंने अपने अकड़ चुके शरीरों को उस तरफ मोड़ा। वह सड़क के उस पार वाले घर की तरफ बढ़ने लगे। मेरा प्लान काम कर रहा था। मेरे दिल में एक ठंडी खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने पटाखों की एक लंबी लड़ी जलाई जिसकी बत्ती तेजी से जल रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे दूर फेंका। मैंने उसे दूर जमीन की तरफ उछाल दिया। धमाकों की वह आवाज अचानक हर तरफ गूंज उठी। पूरा कस्बा उन धमाकों से थर्रा गया। उन पटाखों की वजह से मैं ज्यादातर ज़ॉम्बीज़ को दूर ले जाने में कामयाब रहा। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ बखूबी निभाया। उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। उन्होंने सारा लिक्विड सही जगह पर उंडेल दिया। उन्होंने वह तेज बू वाला लिक्विड गेट के पास पड़े मांस के ढेर पर डाल दिया। अब ज़ॉम्बीज़ को मांस की बू नहीं आ रही थी, इसलिए वह सब उस खाली घर की तरफ मुड़ गए जहां पटाखे बज रहे थे। वह उस घर पर टूट पड़े। धमाके आधी रात की हवा में लगातार गूंजते रहे। अगर अब कोई जागा होता तो वह सोचता कि क्या यह तबाही सिर्फ एक बुरा सपना है। वह उम्मीद करते कि काश यह नए साल का कोई नॉर्मल जश्न होता। ब्लैकआउट। बिजली गुल होने के 30वें दिन अचानक बर्फ गिरने लगी। मैंने अपने सप्लाईज और बचे हुए सामान को देखा। मैंने बचे हुए स्टॉक को 3 हिस्सों में बांट दिया ताकि सब कुछ सिस्टम से रहे। यह मेरी फैमिली के लिए आधे महीने से ज्यादा चलने के लिए काफी था और स्टोरेज भी अभी मजबूत लग रहा था। मेरे सीने में एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली गर्माहट महसूस हो रही थी। जब से हमने उन लोगों का किस्सा खत्म किया था तब से यह एहसास मेरे अंदर दबा हुआ था। बाव के ग्रुप के खत्म होने के बाद से कोई भी जिंदा इंसान हमें परेशान करने नहीं आया। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि अपने परिवार के अलावा मैंने किसी और जिंदा इंसान की शक्ल तक नहीं देखी थी। फिल्मों की तरह लगातार ड्रामा और खतरे के बजाय हमारी घबराहट की वजह कुछ और ही थी। वह थी खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो मौत को जन्म देती है। कस्बा अचानक एक कब्रिस्तान बन गया था जहां किसी अजनबी की सांस तक सुनाई नहीं देती थी। मम्मी ने सबसे पहले इस बदलाव को महसूस किया। घर के भारी माहौल को हल्का करने के लिए उन्होंने दोपहर को कुछ सप्लाईज निकाली। उन्होंने हॉट पॉट बेस के कुछ क्यूब्स लिए जो एक वक्त के खाने के लिए काफी थे। उन्होंने पॉट में मीट बॉल्स, फ्रोजन फूड और सूखी हुई सब्जियां डाल दी। जब मैंने यह ब्रॉथ खरीदा था तो दुकान वाले ने मुफ्त में तिल का तेल और पेस्ट भी दिया था। सदियां बीत गई थीं ऐसा चटपटा स्वाद चखे हुए। उस लजीज खुशबू ने सच में मेरा मूड थोड़ा ठीक कर दिया। खाते वक्त मैंने देखा कि पापा एक हाथ से मीटबॉल चबा रहे थे, दूसरे हाथ में उन्होंने एक पुराना रेडियो पकड़ा हुआ था जो दशकों पुराना लग रहा था। यह तो बहुत पुराना है पापा, आप इसे अभी भी क्यों पकड़े हुए हैं? वह इस बात से डरे हुए थे कि शायद कोई अच्छी खबर या रेस्क्यू टीम कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करे और हम उसे मिस कर दें। वह नहीं चाहते थे कि इस सर्दी में हम पीछे छूट जाएं। ठंड का मौसम मेरी उम्मीद से कम समय तक रहा और मई की शुरुआत में खत्म हो गया। मौसम आखिरकार नरम होने लगा, पर हैरानी की बात यह थी कि गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। पिछले आंगन में पापा ने जो सब्जियां उगाई थीं, वह लहलहा रही थीं। पहली फसल तैयार हो चुकी थी और महीनों के इंतजार के बाद हमारा परिवार आखिरकार फिर से ताजा हरी सब्जियां खा सका। मैंने अपना बाउल कस के पकड़ा और सब्जी के सूप की एक एक बूंद पी गया। विटामिन की गोलियां और सूखा सामान इसके आगे कुछ भी नहीं था। थोड़े से नमक और ऑलिव ऑयल के साथ ताजा बोक चॉय का स्वाद जन्नत जैसा था। यहाँ तक कि दरबे की मुर्गियों ने भी लगातार अंडे देना शुरू कर दिए। पहली बार मुझे लगा कि आगे देखने के लिए कोई जिंदगी बची है। बहुत वक्त बीत गया था जब फ्यूचर लव्स का मेरे लिए कोई मतलब था। मम्मी ने बड़े प्यार से बची हुई सब्जियों पर हाथ फेरा। उनके चेहरे पर सुकून था। क्या अब सब ठीक हो जाएगा ना? उन्होंने पूछा। मैं उन पर यकीन करना चाहता था, यह महसूस करना चाहता था कि सब ठीक होगा। एक शांत इलाके में फार्म हाउस में रहने के अपने ही फायदे थे। अपने हाथों से बनाए घर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। यह सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में बिल्कुल ठंडा। जब गर्मियों ने दस्तक दी तो हर तरफ सोलर एनर्जी थी। हमें अब बिजली बचाने की उतनी चिंता नहीं थी। कभी कभी पंखे चला देना गर्मी को दूर रखने के लिए काफी था।
लेकिन बाहर से आने वाली बू का हाल कुछ और ही था। सड़ा हुआ मांस और जॉम्बीज की लाशों की बदबू हर तरफ फैली थी। गर्मी ने हवा में एक गाढ़ा जहरीला कोहरा सा भर दिया था। वह दिमाग पर इतनी तेज लगती कि आंखों में जलन होने लगती और पानी आ जाता। बदबू को बाहर रखने के लिए हम खिड़कियां कभी नहीं खोलते थे। मच्छरों के झुंड भयानक थे, इसलिए हम सिर्फ सुबह सुबह ही घर को थोड़ा हवादार बनाते थे। क्योंकि मैं बाहर कम ही जाता था, पापा की सब्जियों का बगीचा खराब होने लगा। पौधे मुरझा रहे थे और अपने लहलहाते बगीचे को इस हाल में देखकर वह अंदर से टूट गए। पापा उन मरती हुई सब्जियों को देख रहे थे। उनका चेहरा गुस्से और बेबसी से भरा था। वह पहले ही चिड़चिड़े हो चुके थे और यह बर्बादी देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। बाहर ज़ॉम्बीज़ को अब भी दीवारें खरोंचते सुनकर आखिरकार उनका सब्र टूट गया। उन्होंने मेरी चेनसो उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश की। वह उन ज़ॉम्बीज़ के साथ मरने के लिए तैयार थे। मैं भागा और उन्हें हैंडल तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। गुस्सा मत कीजिए पापा, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैंने गिड़गिड़ाकर कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें कुछ गेम्स खिलवाऊंगा ताकि उनका ध्यान हट जाए। बस किसी भी तरह उन्हें बाहर के ज़ॉम्बीज़ से दूर रखना था। फिर से सर्दी का मौसम लौट आया। हमारे परिवार का खाना अब खत्म होने की कगार पर था। पापा अब भी उसी पुराने रेडियो को पकड़े बैठे थे, पर उससे कभी एक भी अच्छी खबर सुनाई नहीं दी। सदियां बीत गई थीं जब हमने ताजा खाना खाया था। हम कैंस और सूखे हुए खाने पर जिंदा थे। सिर्फ विटामिन की गोलियां ही थीं जो हमें बीमार होने और मजीद मुसीबत खड़ी करने से बचा रही थीं। सप्लीमेंट्स के बावजूद तनाव, स्ट्रेस अपना असर दिखा रहा था। मम्मी के चेहरे की झुर्रियां हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती जा रही थीं। वो दिन ब दिन दरवाजा पीटते ज़ॉम्बीज़ को एक तक देखती रहती। क्या होगा अगर मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, जिसने मेरी धड़कन रोक दी। मैंने उन्हें याद दिलाया कि नया साल, न्यू ईयर आने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरी नींद से जागी हों और उन्हें एहसास हुआ कि पूरा एक साल बीत गया है। इस सब को शुरू हुए एक साल हो गया। उन्होंने आह भरी और हमें नहीं पता ये कब खत्म होगा। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सका, पर मुझे ठीक से पता था कि अगर आखिरी दिन सच में आ गया तो मैं क्या करूंगा। ये जगह अब किसी पागल खाने जैसी बन गई है और आज तुम्हारी बारी है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो गार्ड ड्यूटी पर हैं, और मम्मी ने शिफ्ट कैलेंडर की तरफ देखा। उन्होंने खोया खोया सा सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चली गईं। हमारे हीट पैचेस खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने केटल में पानी उबाला। मैंने उसे ध्यान से एक पेपर बैग में डाला। मैंने उन्हें गर्माहट के लिए वो काम चलाओ हॉट वाटर बॉटल दे दी। उन्होंने एक हल्की आह भरी और बहुत धीमी आवाज में पूछा, सब ठीक हो जाएगा ना? पहले न्यू ईयर्स ईव एक जश्न होता था, पर अब ये सिर्फ जिंदा रहने का एक और दिन था। अगर कैलेंडर पर वो लाल रंग की तारीख ना होती तो शायद मुझे एहसास भी नहीं होता कि आज नया साल है। मैंने एक ठंडी सांस ली और अपने हाथ रगड़े जो बाहर की कातिलाना ठंड से लाल हो रहे थे। वो मिस्टर ज़ॉम्बी जो पूरे एक साल से बिना थके काम कर रहा था, अब भी वहीं खड़ा था, कंधे झुकाए हुए। वो हार मानने को तैयार नहीं था और मैं सोचने लगा कि क्या कभी कोई इलाज उसे फिर से इंसान बना पाएगा। मैंने अपना हाथ उठाया और खिड़की के बाहर खड़े उस ज़ॉम्बी को वेव इशारा किया। मैंने उसे धीरे से हैप्पी न्यू ईयर कहा, हालांकि जाहिर है उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। सुबह होने तक वो आखिरकार धीरे धीरे वहां से खिसकने लगा। मैंने अपने दुखते हुए शरीर को फैलाया, आखिरकार आराम करने के लिए तैयार था। मैं सोने ही वाला था कि अचानक एक आवाज मेरे कानों में पड़ी। एक कार के इंजन की गरज ने मुझे वहीं सुन्न कर दिया। मेरी जान हलक में आ गई। एक ऐसी आवाज जो बरसों से नहीं सुनी थी, अब डरावनी लग रही थी। मैं तुरंत घूमा और आवाज कहां से आ रही है देखने लगा। खिड़की से बाहर देखा तो दूर देहाती सड़क पर एक कैमोफ्लेज फौजी रंग की गाड़ी दिखाई दी। वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से लगातार हमारी तरफ आ रही थी। वो लोग आ गए थे। उस गाड़ी की छत पर एक लाउडस्पीकर भी लगा हुआ था। एक अजीब सा डर मेरे सीने में बैठ गया। मैं तुरंत अपने पेरेंट्स को जगाने के लिए नीचे भागा। एक जल्दी से की गई फैमिली मीटिंग के बाद हमने मिलकर एक फैसला किया। हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते थे। मैं गोदाम की तरफ लपका और चुनफोंग की मोटरसाइकिल बाहर निकाली। मम्मी ने किचन से एक भारी कसाई वाला चाकू, बुचर नाइफ उठाया।
पापा ने एक मजबूत बेलचा शवल पकड़ लिया। गाड़ी हमारे घर से थोड़ी दूर आकर रुकी। ट्रक से कई लोग बाहर निकले। वो सब पूरी मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे। उनके हाथों में अजीब से डिवाइसेस थे। वो किसी बड़े इंडस्ट्रियल स्प्रेयर जैसे लग रहे थे। उन्होंने आते हुए ज़ॉम्बीज पर कोई लिक्विड स्प्रे करना शुरू कर दिया। वो मखलूक ज़ॉम्बीज उन पर अपनी पूरी ताकत से झपट्टा मार रहे थे, पर फौजी जरा भी नहीं हिले। मैं अंधेरे से देख रहा था। मेरा दिल पसलियों से टकरा रहा था। जैसे ही ज़ॉम्बीज पर वो स्प्रे पड़ा, वो ऐसे ढेर हो गए जैसे उनके शरीर में एक भी हड्डी ना बची हो। मैं और मेरी फैमिली एक साथ चिपक कर खड़े थे, ये नजारा देख रहे थे। ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा था और हम बिल्कुल दंग थे। सुनो, क्या ये सच में आर्मी हो सकती है जो हमें बचाने आई है? मम्मी ने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता था, पर एक बात पता थी, सावधानी बरतना ही बेहतर है। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरी आंखें उनकी हर हरकत पर टिकी थीं। ग्रुप को लीड करने वाला आदमी लंबा था और बिल्कुल तनकर खड़ा था। वो यूनिफॉर्म पहने किसी गुंडे जैसा नहीं लग रहा था, वो रियल डील लग रहा था। वो छोटी टीम हमारे घर के पास से गुजरी, पर फिर वो हमारे गेट पर ही रुक गए। लीडर ने इलाके को ध्यान से स्कैन किया और आंगन की तरफ चिल्लाकर कहा, माफ कीजिए, हम बेस से हैं। सर्वाइवर्स, जिंदा बचे लोगों को ढूंढने आए हैं। अगर अंदर कोई है तो प्लीज बाहर आ जाएं। मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों से साफ था कि वो उनकी एक बात पर भी यकीन करने को तैयार नहीं थे। हमने बिना बोले एक दूसरे की बात समझ ली और बिल्कुल चुप रहे, जिस पर उनका लीडर थोड़ा मायूस साय हुआ। फिर हमें माफ कीजिएगा, उसने पुकारा। हमें थोड़ा बदतमीज बनना पड़ेगा। जैसा मैंने सोचा था, इनके इरादे नेक नहीं हैं। कुछ ही फुर्ती भरी हरकतों के साथ उन्होंने मेरे घर का बड़ा फ्रंट गेट फांदना शुरू कर दिया। उनकी हरकतें बहुत ही तेजी और चुस्ती भरी थीं, जो साफ दिखा रही थीं कि उन्हें हाई लेवल कॉम्बैट ट्रेनिंग मिली है। मुझे नहीं पता कि क्या ये इस वजह से था कि वो दिन भर प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज खेलते रहते थे, पर जब पापा ने हमारी तरफ देखा तो उनके अंदर की कोई सोई हुई ताकत जाग गई थी। उन्होंने मेरी और मम्मी की तरफ देखा और इससे पहले कि हम उनका इरादा समझ पाते, उन्होंने अचानक मेरे हाथों से चेनसॉ छीन ली। मैं इन लोगों के साथ खेलने जा रहा हूँ, वो चिल्लाए। मेरे पिता एक दहाड़ के साथ आगे बढ़े, जिसने साफ तौर पर उस लीडर को चौंका दिया। उस आदमी को बड़ी तेजी से एक तरफ झपट्टा मारना पड़ा ताकि वो मेरे पापा के उस चेनसॉ के वाइल्ड वॉर से बाल बाल बच सके। पर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उस आदमी ने पलटकर हमला नहीं किया। वो बस बार बार अपना बचाव करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपने हाथ उठा दिए, ये दिखाने के लिए कि वो निहत्था है, और चिल्लाया, सर सर शांत हो जाइए। पर मेरे पिता पर तो जैसे भूत सवार था। वो एक अलग ही लेवल की दीवानगी में थे, जिन्हें समझाया नहीं जा सकता था। उन्होंने तब तक एक लफ्ज नहीं सुना जब तक उनकी सांस नहीं फूल गई और उन्हें एक पल के लिए रुकना पड़ा। तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो? मेरे पिता ने दबंगई से पूछा। लीडर ने एक फीकी हंसी हंसी और अगले हमले के डर से थोड़ी दूरी बनाए रखी। हम सच में यहाँ आपको बचाने आए हैं, उसने समझाया। हमें बस चिंता थी कि आप हम पर यकीन नहीं करेंगे। हमें लगा अगर आप छुपे रहे तो आप अपना मौका खो देंगे, इसलिए हमें जबरदस्ती अंदर आना पड़ा। मैंने इस घर में जिंदगी के निशान देखे थे, इसलिए मैंने अंदर आने की हिम्मत की। पर मैं कसम खाता हूँ, हमारे इरादे बुरे नहीं हैं। अगर यकीन नहीं आता तो हमारे गियर को देखिए। इतने हाई एंड और प्रोफेशनल इक्विपमेंट के साथ हम इतनी दूर आपको लूटने क्यों आएंगे? प्लीज, आपको यकीन करना होगा कि सरकार अभी भी कायम है। सरकार किसी को अकेला नहीं छोड़ेगी, इसलिए उन्होंने हमें हर एक घर चेक करने भेजा है। ये सुनकर मेरे पिता ने धीरे से चेनसॉ नीचे कर ली। तो क्या हमें सच में बचाया जा रहा है? उन्होंने पूछा। जी बिल्कुल, आपने इतने वक्त तक जिंदा रहकर कमाल कर दिया है। अब बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लीडर ने हमें एक इत्मीनान भरी नजर दी। वो प्यार से मुस्कुराया, अपनी ऊपर वाली पॉकेट से एक छोटा सा पटाखा निकाला और मेरे पिता की तरफ बढ़ा दिया। हैप्पी न्यू ईयर, उसने कहा। अचानक रेडियो पर एक जरूरी ऐलान गूंजा। एरिया 2 बेस तैयार है, अपने नए घर में आपका स्वागत है और हैप्पी